तो मोहम्मद अल्ताफ साहब अर्ज कर रहा हूँ। और आज क्या तारीख है? 29 जून 2020। और ये फिजिकल का लेक्चर हो रहा है और इसमें हम पढ़ रहे हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन। नज़र आ रही है स्क्रीन? फेज ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ नजर आ रही है। बस ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन में फेज डायग्राम क्या चीज़ होती है। इधर सर ने जो लिखा हुआ है कि फेज डायग्राम से स्टार्ट किया है। फेज डायग्राम ये होती है कि ये असल में रिलेशनशिप बताती है कि थर्मोडायनामिक पैरामीटर आपस में किस तरह रिलेट करते हैं, और ऐसी ये इनके रिलेशन से हमें ये पता चलता है कि कोई भी फेज, किसी भी सब्सटेंस की कोई भी फेज कितनी ज़्यादा स्टेबल है या किन कंडीशन में वो ज़्यादा स्टेबल होगी। So phase diagram is a map of the pressure and temperature at which each phase of the substance is more stable. ये फेज डायग्राम ये कह रहा है कि प्रेशर और टेम्परेचर का मैप होता है, इनके रिलेशनशिप बताता है जिन पर किसी भी सब्सटेंस की ईच फेज उनकी किस तरह स्टेबल होगी, किस कंडीशन में स्टेबल होगी। सिर्फ प्रेशर और टेम्परेचर के माबैन नहीं, लाजमी नहीं है कि ये फेज डायग्राम हो इन दोनों के दरमियान हो, किसी भी दो पैरामीटर के दरमियान हो सकती है। नेक्स्ट यार है, आवाज स्लो आ रही है यार। एक मिनट। नेक्स्ट है कि अब आ रही है सही? तू अपने हैंड फ्री का इलाज करा, सही आ रही है आवाज। नेक्स्ट है थर्मोडायनामिक क्राइटेरियन फॉर फेज सुटेबिलिटी लीड्स टू डिड्यूस अ जनरल रिजल्ट फेज रूल दैट समराइजेस द कंस्ट्रेंट्स ऑन द इक्विलिब्रिया बिटवीन फेजेस। यानी कि हम इन थर्मोडायनामिक पैरामीटर की बेस पर हम एक जनरल लॉ डिड्यूस करते हैं जो कि फेज स्टेबिलिटी के बारे में बताता है, और उस रूल को फेज रूल का नाम देते हैं। इसमें कुछ पैरामीटर को हम कांस्टेंट रख के इक्विलिब्रियम कंडीशन को हम डिस्कस करते हैं कि फलां वेरिएबल को हम चेंज करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग दूसरा वेरिएबल कैसे चेंज होगा ताकि हम उसी फेज उसी इक्विलिब्रियम स्टेट पर ही रहें। यानी कि एक वेरिएबल के चेंज करने से दूसरे वेरिएबल को कैसे इफेक्ट किया जाए कि वो इक्विलिब्रियम पे रहे। नेक्स्ट है कि इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है। द प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज दैट they show how the vapor pressure of a substance varies with temperature and how the melting point varies with pressure। यानी कि वेपर प्रेशर क्या इफेक्ट होता है, तो टेम्परेचर चेंजेस के साथ साथ वेपर प्रेशर कैसे चेंज हो रहा होता है, या उस मेल्टिंग पॉइंट की बात करो तो वो प्रेशर के साथ कैसे वेरी कर रहा होता है। ये सारे इसी फेज इक्विलिब्रियम की एग्जांपल में आते हैं। आगे इसकी क्लासिफिकेशन बयान की गई है कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन की क्लासिफिकेशन हम किस बेस पे करते हैं। ये इस बेस पे कर रहे होते हैं कि जो थर्मोडायनामिक चेंज आ रही होती है वो कैसे आ रही होती है, या किन दो फेज के दरमियान आ रही होती है, उसकी बेस पर हम क्लासिफाई कर रहे होते हैं। क्लासिफिकेशन, द ट्रांजिशन बिटवीन द फेजेस आर क्लासिफाइड बाय नोटिंग हाउ वेरियस थर्मोडायनामिक फंक्शन चेंज व्हेन द ट्रांजिशन अकर। अगर वो चेंज आ रही है लिक्विड से वेपर में तो वेपराइजेशन का नाम दिया जाता है। जैसे अगर वो आ रही है सॉलिड और लिक्विड के दरमियान में तो मेल्टिंग या फ्यूजन को कह रहे होते हैं। मेल्टिंग सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन, फ्यूजन को भी इसमें कंसिडर करते हैं। ये सॉलिड के दरमियान भी हो सकती है, जैसे कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड। ऑल आर द एग्जांपल ऑफ चेंजेस ऑफ फेज विदाउट चेंज ऑफ केमिकल कंपोजिशन। इसमें केमिकल कंपोजिशन, असल में ये फेज की डेफिनेशन यही है कि केमिकल कंपोजिशन और फिजिकल स्टेट दोनों को कंसिडर किया जाए, दोनों यूनिफॉर्म रहें तो उस फॉर्म ऑफ मैटर को हम फेज का नाम देते हैं। तो ये बात थी। आगे फेज की डेफिनेशन है जो कि मैंने आपको बता दिया कि अ फेज इज अ फॉर्म ऑफ मैटर दैट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट इन अ केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल स्टेट। फेज और फिजिकल स्टेट, इनके स्टेट ऑफ मैटर में यही फर्क है कि फेज में हम केमिकल कंपोजिशन को भी देख रहे होते हैं कि वो भी यूनिफॉर्म रहे। ठीक हो गया। यानी कि अगर H2O वाटर की बात की जाए तो वाटर की लिक्विड स्टेट है और सॉलिड स्टेट है।
अगर हम वाटर की केमिकल कंपोजिशन के इसको कंसिडर कर दें, यानी कि वाटर को ही कंसिडर करें, तो और वाटर की एक लिक्विड फॉर्म को कंसिडर करें, तो ये उसकी एक स्टेट होगी, एक फेज होगी। उसकी स्टेट लिक्विड है और ये उसकी फेज होगी। इसी तरह अगर उसकी एक फेज ये लिक्विड है, इस तरह दूसरी फेज सॉलिड है, तो H2O 3 फेजेस में पाया जाएगा, लिक्विड फेज और लिक्विड फेज, वेपर फेज और सॉलिड फेज। नेक्स्ट है फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन यानी कि एक फेज से दूसरी फेज में स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन को हम फेज ट्रांजिशन का नाम देते हैं। A phase transition is a spontaneous conversion of one phase into another and may be studied by the technique that include thermal analysis। और इसको स्टडी किया जाता है थर्मल एनालिसिस के हिसाब से, यानी कि टेम्परेचर के इफेक्ट से, कि टेम्परेचर चेंजेस के साथ साथ उनके फेज एक फेज से दूसरी फेज में कन्वर्जन हो रही होती है। The thermodynamic analysis of phases is based on the fact that at equilibrium, the chemical potential of substance is same throughout the sample। अब ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर जब होती है ना फेजेस के दरमियान, टू फेजेस के दरमियान, तो उसमें उसका केमिकल पोटेंशियल सेम रहता है। केमिकल बुरहान यार अपनी वॉइस म्यूट करो यार, बुरहान। केमिकल पोटेंशियल क्या चीज़ होती है? केमिकल पोटेंशियल होता है किसी भी सब्सटेंस का पोटेंशियल टू डू वर्क। तो ये डिपेंड कर रहा होता है नंबर ऑफ मोल पर, कि किसी की सब्सटेंस के कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट हैं, तो उसी हिसाब से उसमें पोटेंशियल टू डू वर्क होगा, प्रेशर एग्जर्ट करने की सलाहियत जो इस तरह होगा, तो ये उसका केमिकल पोटेंशियल होता है। और ये केमिकल पोटेंशियल नंबर ऑफ मोल पर डिपेंड करता है। तो जब इक्विलिब्रियम होगा, तो जितने मोल एक फेज से दूसरी फेज में जा रहे होंगे, उतने ही मोल दूसरी फेज से पहली फेज में आ रहे होंगे, यानी कि नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रहेंगे, तो उसके उसी हिसाब से उसका केमिकल पोटेंशियल भी कांस्टेंट रहेगा। तो ये एक जनरल रूल है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम के केस में उसका केमिकल पोटेंशियल सेम रहता है। या फेज ट्रांजिशन जब इक्विलिब्रियम होता है तो केमिकल पोटेंशियल उसका सेम रहता है। आगे एग्जांपल दी गई हैं कि फेजेस की। फेज जैसे एग्जाम डेफिनेशन है कि यूनिफॉर्म हो तो उसे हम एक फेज कहते हैं। अब एक गैस एक फेज बनाती है, या अगर मिक्सचर है वो भी यूनिफॉर्म गैसियस मिक्सचर है, वो भी एक सिंगल फेज में आएगा। इसी तरह अब क्रिस्टल ऑफ सब्सटेंस, ये भी सिंगल फेज है। दो लिक्विड हैं लेकिन कम्प्लीटली मिक्सिबल हैं, वो भी इनके अगर होमोजीनियस मिक्सचर बना रहे हैं तो वो भी एक सिंगल फेज में काउंट करेंगे। और अगर सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर है यानी सोल्यूशन है, लेकिन जब वो सोल्यूशन होमोजीनियस सोल्यूशन बन जाए तो भी हम एक फेज में कंसिडर करते हैं। ये क्योंकि सिंगल फेज के एग्जांपल। आगे है टू फेज सिस्टम के एग्जांपल, यानी कि सॉलिड और लिक्विड सेपरेट, मतलब सॉलिड भी रहे और लिक्विड भी, तो उसको हम टू फेज सिस्टम कहते हैं। जैसे कि स्लरी ऑफ आइस एंड वाटर इज टू फेज सिस्टम हो गया, इवन दो इट इज डिफिकल्ट टू मैप द फिजिकल बाउंड्री बिटवीन द फेजेस। इसमें अब फिजिकल बाउंड्री की हम इतनी आसानी से नहीं बता रहे होते कि यहाँ पर ये सॉलिड फेज एंड हो रहा है, लेकिन सॉलिड फेज फिर भी एग्जिस्ट कर रहा होता है सेपरेटली, तो इस वजह से हम उसको टू फेज सिस्टम कह रहे होते हैं। अगर दो फेजेस प्रेजेंट होंगी तो उसे टू फेज सिस्टम करेंगे। अब लाजमी नहीं है कि ये टू फेजेस में एक फेज लिक्विड या गैस हो, दोनों फेज सॉलिड भी हो सकती हैं, या सॉलिड सॉलिड भी होमोजेनाइज होकर सिंगल फेज सिस्टम बना सकते हैं। जैसा कि अगर मेटल्स की बात की जाए, टू मेटल्स फॉर्म टू फेज सिस्टम इफ़ दे आर इमिसिबल। अगर वो इमिसिबल यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बना रहे, हेट्रोजीनियस बन रहे हैं, तो वो टू फेज सिस्टम होगी। लेकिन अगर वही दो मेटल कम्प्लीटली मिसिबल हो, जैसे कि अलाय में होती हैं, तो वो भी सिंगल फेज में काउंट होगा। तो ये इस तरह है। नेक्स्ट है सोल्यूशन ऑफ सॉलिड बी इन सॉलिड ए। एक जनरल एग्जांपल ले रहे हैं कि a solution of solid B in solid A, a homogeneous mixture of the two substances। जब homogeneous है is uniform on a molecular scale, molecular scale पर वो uniform होगा। In a solution, atoms of A are surrounded by the atom of A and B। A के एटमों को A और B दोनों ने घेरा हुआ है। And any sample cut from the sample, even microscopically small, is representative of the composition of the whole। उस सैंपल का छोटा सा पार्ट हम लेते हैं, वो भी उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा।
वो भी अगर उसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं अगर फेज की फॉर्म में। अगर वो भी होमोजीनस है तो हम उसे सिंगल फेज कहेंगे। अगर वो सेपरेट रहते हैं, होमोजीनस मिक्सचर नहीं बना रहे, तो हम उसे टू फेज सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है डिस्पर्शन। A dispersion is uniform on the macroscopic scale but not on microscopic scale, for it consists of the grains or droplets of one substance in a matrix of the other. अगर डिस्पर्शन की बात करें, जैसे कि कोलाइड जो वगैरह होते हैं, तो ये माइक्रोस्कोपिक स्केल पर तो यूनिफॉर्म नज़र आते हैं, लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बात की जाए तो ये यूनिफॉर्म नहीं होते। तो हम इसे अगर कंसिडर करें माइक्रोस्कोपिक स्केल पर, तो ये हम कह सकते हैं कि ये सिंगल फेज सिस्टम है। लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चेक किया जाए तो ये सिंगल फेज की बजाय टू फेज सिस्टम होता है। तो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कम्प्लीटली मिसिबल नहीं हो रहा है। The ability to control the microstructure resulting from the phase equilibria due to microscopic scale dispersion makes it possible to tailor the mechanical properties of the material to a particular application. यह है कि अगर हम इनकी माइक्रो स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर लें इनकी माइक्रोस्कोपिक स्केल डिस्पर्जन के हवाले से, तो हम इनकी मैकेनिकल अपनी मर्जी की एप्लीकेशन इनके लिए में यूज़ कर सकते हैं इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो यानी कि जैसे डिस्पर्जन की अगर बात करें तो डिस्पर्जन का जो मैंने अभी बताया कि ये मॉलिक्यूलर लेवल पर ये सेपरेट फेज होती हैं। मॉलिक्यूलर लेवल पर अगर इनके को कंट्रोल किया जाए, एबिलिटी टू कंट्रोल द माइक्रो स्ट्रक्चर रिजल्टिंग फ्रॉम द फेज इक्विलिब्रिया, इनकी फेज इक्विलिब्रिया को अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कंट्रोल करें तो हम स्पेसिफाइड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज गेन कर सकते हैं फॉर पार्टिकुलर एप्लीकेशन। ये बात कर रहा है इधर। नेक्स्ट है फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन वही है कि स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन फ्रॉम वन फेज टू अनदर को हम फेज ट्रांजिशन करते हैं। और ये फेज ट्रांजिशन एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफिक प्रेशर पर हो रही होती है। और वो स्पेसिफिक टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं या क्रिटिकल टेम्परेचर भी नहीं, ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। ठीक हो क्या? नेक्स्ट उसमें है अ फेज ट्रांजिशन, अ स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ वन फेज इनटू अनदर फेज occurs at a characteristic temperature for a given pressure। तो ये डेफिनेशन हो गई। The stability of water phase is at 1 atm below 0 degree C. Ice has lower G value, gives free energy. Above 0 degree Celsius liquid has lower G value। अगर आइस की बात की जाए 180, वाटर की बात की जाए 1 atm पर, तो 1 atm और टेम्परेचर की बात की जाए 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो अगर टेम्परेचर पर रहेंगे तो उसमें आइस की गिव्स फ्री एनर्जी कम होगी। तो इसका मतलब है आइस ज़्यादा स्टेबल है उस रीजन में। तो 0 से नीचे नीचे आइस रहेगी, और अगर 0 से ऊपर की बात की जाए तो लिक्विड ज़्यादा की गिव्स फ्री एनर्जी लो है। तो इसका मतलब है कि वाटर उस लिक्विड फेज में रहना फिजिबल होगा वाटर के लिए। तो ये एक बाउंड्री लाइन है कि 0 डिग्री सेल्सियस के अगर हम बिलो जाएंगे तो आइस फेज डोमिनेट करेगी, सॉलिड फेज डोमिनेट करेगी। अगर उससे आगे जाएंगे तो लिक्विड फेज डोमिनेट करेगी। तो ये जो पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, यही इसका फेज की ट्रांजिशन का टेम्परेचर है। इसी टेम्परेचर पर ट्रांजिशन हो रही है। इस टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं, जिस पर ये ट्रांजिशन हो रही होती है। The phase transition temperature. The transition temperature is the temperature at which the two phases are in equilibrium and the Gibbs energy of the system is minimized at the prevailing pressure। यानी कि ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पर ये ट्रांजिशन अकर हो रही होती है, और गिब्स फ्री एनर्जी सिस्टम की मिनिमाइज होती है उसी टेम्परेचर पर। नेक्स्ट है फेज ट्रांजिशन। The distinguishing characteristic of phase transition is a sudden abrupt change in one or more physical properties
particularly heat capacity with a small change in the thermodynamic variable such as temperature. इसकी डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इस जब ट्रांजिशन अकर होती है तो एक सडन चेंज आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। जैसा कि अगर सॉलिड से लिक्विड में जा रहा था तो उसकी हीट कैपेसिटी में सडन चेंज आई है। अगर हम जैसे हमने टेम्परेचर 0 से आगे किया तो ये सॉलिड से कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, तो उसकी हीट कैपेसिटी चेंज हो गई। यानी कि थर्मोडायनामिक वेरिएबल में स्मॉल चेंज के साथ एक सडन चेंज आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। जैसे हीट कैपेसिटी की बात करें तो ये उसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है कि सडन या अब्रप्ट चेंज आएगी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। जैसे अगर एग्जांपल ऑफ फेज ट्रांजिशन बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, ये एग्जांपल दे रहा है। इसमें सॉलिड से लिक्विड में जब ट्रांजिशन हो रही होगी तब भी अब्रप्ट चेंज आएगी हीट कैपेसिटी में, या लिक्विड से गैस में जा रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है ट्रांजिशन बिटवीन फेरोमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक फेजेस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल एट क्यूरी पॉइंट। क्यूरी पॉइंट वो होता है जिसमें इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लॉस हो जाती है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की। तो अब इसमें भी सडन चेंज आ रही होती है जब ये फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक या उस डायमैग्नेटिक में चेंज होता है तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सडन चेंज हो रही होती है। ये एग्जांपल है फेज ट्रांसफॉर्मेशन की। नेक्स्ट है इमर्जेंस ऑफ सुपर कंडक्टिविटी इन सर्टेन मेटल्स व्हेन कूल्ड बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर। सुपर कंडक्टर क्या होते हैं जिसमें रेजिस्टेंस 0 हो, जब वो उनको कूल किया जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर पर तो उनकी भी रेजिस्टेंस में सडन चेंज आ रही होती है, इक्वल टू 0 हो जाती है। ये भी एक अब्रप्ट चेंज है जो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक है फेज ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट ये कह रहा है कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन को डिटेक्ट करना क्या इतना आसान होता है? इज इट सिंपल टू डिटेक्ट अ फेज ट्रांजिशन हैपनिंग वेयर द थर्मोडायनामिक डिस्क्रिप्शन इज सपोर्टिंग द प्रोसेस। अब ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की फेज ट्रांजिशन हो रही है, उस हिसाब से उसको डिटेक्ट किया जाता है। अगर तो हो रही है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन या लिक्विड से गैस में कन्वर्जन, ये तो आम आँख से भी नज़र आ रहे हैं सॉलिड या लिक्विड वेपर। ये तो विजुअल टेक्निक है इनको डिटेक्ट करने की, विजुअल टेक्निक फॉर सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैस। अगर ये ट्रांजिशन होती है तो ये विजुअल होती हैं, आम आँख से नज़र आ देती हैं। अगर ये होती है सॉलिड टू सॉलिड ट्रांजिशन हो रही होती है, इसके लिए हम थर्मल टेक्निक्स यूज़ करते हैं जैसे XRD हो गया। नेक्स्ट है कि डिपेंड्स ऑन द रेट। सॉलिड सॉलिड का मतलब क्या हुआ? ये तो फिर फेज ट्रांजिशन था नो, अगर सॉलिड सॉलिड की बात हम करते हैं तो वो भी सॉलिड जैसे कि अगर इमिसिबल होंगे ना तो वो होमोजीनस मिक्सचर नहीं बना रहे होंगे। दो सॉलिड नहीं, जैसे अलाय है, अलाय की बात कर रहे हो? अलाय की अलाय तो यार ग्रे टीन और एक व्हाइट टीन आपस में वो इक्विलिब्रियम यार एक मिनट ना, मैं इसका शायद बता सकूँ। सॉलिड में ये है ना कि XRD की बात की है। सपोज करो क्रिस्टल है आपके पास, वो सॉलिड फॉर्म में है। अगर उस क्रिस्टल को आप किसी एक टेम्परेचर में रख देते हो ना, जैसे कि आपने लो टेम्परेचर में क्रिस्टलाइजेशन की थी लेकिन फिर आपने उसको अपने रूम टेम्परेचर पे रख दिया बाहर, सही, तो उसकी क्या होगी कि उसकी सिस्टम चेंज हो जाएगा, क्रिस्टल सिस्टम। अगर सपोज करो मोनोक्लिनिक है तो मोनोक्लिनिक सिस्टम से सपोज करो दूसरे तो ये फिर फेज ट्रांजिशन तो नहीं आएगा ना? तो ये जो कहने का चेंज मतलब आ रही है ना, इसकी मेरे ख्याल से बात कर रहा है। फेज की डेफिनेशन में आगे क्या आप लोग पढ़ा था? इसकी- फिजिकल स्टेट भी तो कंसिडर करते हैं, फिजिकल स्टेट और साथ में केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन यूनिफॉर्म है। फिजिकल अब ग्रे 10 से वाइट उसमें जा रहा है, ग्रे 10 से वाइट 10 में अगर जा रहा है तो ये भी उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट हो गई ना, ग्रे टीन से सेपरेट व्हाइट फेज टीन में। बांधेगी। नहीं, उसकी ज़ियाब की बात भी बिल्कुल ठीक है कि हम सॉलिड से सॉलिड में जा रहे हैं ना, तो ये फेज ट्रांजिशन ये तो फिजिकल स्टेट की आप बात कर रहे हैं, साथ में केमिकल कंपोजिशन भी लाजमी नहीं है कि सॉलिड फेज अगर एक ग्रेफाइट और डायमंड की बात जो पहले देखो अब एक
फेज में उसका स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए। तो दोनों क्रिस्टल का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ग्रेफाइट का और जी डायमंड जी का। जी तो स्ट्रक्चर जी में भी जी तब्दीली आएगी ना, तो वो भी फेज फिलहाल ट्रांजिशन होगी। वो भी सॉलिड फेज स्ट्रक्चर है, में वो भी चेंज आ उसी जाए, कंपाउंड की सॉलिड फेज है, जैसे लेकिन दो सॉलिड जैसे फेज एक ही एक कंपाउंड के मटेरियल लिए है, ब्लेंड हो सकती हैं। एक ही मटेरियल है, अब फेरोमैग्नेटिक है, लेकिन तुम जब उसका वो जो टेम्परेचर दिया हुआ है, क्यूरिट पॉइंट है कि कौन सा है, उससे ऊपर जाओगे तो मटेरियल तो वही रहेगा, सॉलिड है तो सॉलिड रहेगा, लेकिन उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। तो ये प्रॉपर्टी में भी अगर तब्दीली आ रही है ना, तो वो भी फेज ट्रांजिशन है। अगर दूसरी स्ट्रक्चर फेज में बन तब्दीली जाएगी। आ रही है, वो भी फेज ट्रांजिशन है। वही बात कह रहे हैं तो ये कि सारी फेज उसकी ट्रांजिशन है। ऊपर बात तो ये है कि फिजिकल स्टेट को भी देखते हैं कि फिजिकल स्टेट में अब ये नहीं है कि सिर्फ सॉलिड स्टेट ही उसकी फिजिकल स्टेट है, उसकी कलर या उसकी स्ट्रक्चर ये सारी उसकी फिजिकल स्टेट में आ रही होती है। हाँ, इनमें किसी में भी चेंज आएगा तो वो फेज ट्रांजिशन होगा। सही हो गया। हम्म। Depends on, next fact depends on the rate at which the process occurs and only thermodynamic description of the process may not be sufficient, यानी कि ये उसके रेट पर भी डिपेंड कर रहा होता है। तो हम उसकी सिर्फ थर्मोडायनामिक डिस्क्रिप्शन लाजमी नहीं है, सिर्फ थर्मोडायनामिक डिस्क्रिप्शन से बता दें कि ये इस टेम्परेचर के आगे या पीछे ये इस फेज में होगा या नेक्स्ट इस फेज में होगा। रेट पर भी डिपेंड कर रहा होता है कि ये जो ट्रांजिशन हो रही है किस रेट से हो रही है। तो ये भी एक फैक्टर होता है डिस्कस करने का फेज ट्रांजिशन। नेक्स्ट मेरे ख्याल में वो क्वेश्चन आ गया है जो कि सर ने हमें मिड में दिया था कि ग्रेफाइट और डायमंड। मिड में शायद क्वेश्चन था कि डायमंड मोस्ट स्टेबल क्यों है या इस तरह कुछ था। तो बिल्कुल था। आगे पढ़ते हैं। एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर द मोलर गिव्स एनर्जी ऑफ ग्रेफाइट इज लोअर देन दैट ऑफ द डायमंड। वो कह रहा है कि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर की बात की जाए तो गिव्स फ्री एनर्जी ग्रेफाइट के लिए कम होती है बनस्पत डायमंड के लिए। तो फिर इसका मतलब है कि ग्रेफाइट मोस्ट फिजिबल स्टेट है कार्बन की देन डायमंड। तो ग्रेफाइट ज़्यादा पाई जानी चाहिए थी कि इसकी एग्जिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए थी क्योंकि ये इसकी एनर्जी लोअर होती है। लेकिन ये हम देखते हैं कि डायमंड ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है, अब ये रीज़न देगा कि क्यों ज़्यादा पाया जाता है। thermodynamically unstable phases that are thermodynamically unstable phases that persist because the transition is kinetically hindered are called metastable phases. Diamond is metastable phase of carbon under normal condition। ये इसमें ये बता रहा है कि कुछ फेजेस ऐसी होती हैं किसी सब्सटेंस की जो कि थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल होती हैं लेकिन कनेटिकली वो फेवरेबल होती हैं। इस तरह के अगर हम इसी की बात करें ना, कार्बन की ग्रेफाइट और डायमंड से इंटर कन्वर्जन की बात करें तो बेशक डायमंड थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल है, इसकी निस्बत ग्रेफाइट ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन कन्वर्जन फ्रॉम डायमंड टू ग्रेफाइट के लिए इतनी वो एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई होगी इस रिएक्शन की कि ये इजीली या नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर ये क्रॉस नहीं हो सकता। इसीलिए ये चाहे डायमंड थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल फेज है फिर भी इसी फेज में ही कार्बन रहती है। तो ये थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल फेज परसिस्ट करती है ड्यू टू काइनेटिकली हिंड्रेंस। तो इसको हम इसी मेटास्टेबल फेज भी कहते हैं और इसी वजह से वो कार्बन ज़्यादातर डायमंड की हालत में रहता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है थर्मोडायनामिक क्राइटेरिया ऑफ फेज स्टेबिलिटी। केमिकल पोटेंशियल म्यू फॉर वन कंपोनेंट। ये पहले मैंने आपको बता दिया केमिकल पोटेंशियल ये होता है कि किसी भी सब्सटेंस की एबिलिटी टू डू वर्क, ये डिपेंड कर रहा होता है नंबर ऑफ मोल पर। फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम मोलर गिव्स एनर्जी एंड द केमिकल पोटेंशियल आर सिनोनिम, सो म्यू इज इक्वल टू जीएम। ये कह रहा है कि अगर सिस्टम में एक ही किस्म के कंपोनेंट पाया जाता है, एक कंपोनेंट पाया जाता है, ये म्यू निकालते इस तरह है कि गिव्स फ्री एनर्जी पर यूनिट मोल। अगर गिव्स फ्री एनर्जी को नंबर ऑफ मोल स्पेसिफिक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल पर डिवाइड कर दें तो हमें
ये इसकी वैल्यू आ जाती है, उसके उस स्पेसिफाइड कंपोनेंट के केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू आ जाती है। लेकिन अगर कंपोनेंट ये कोई यानी कि वन कंपोनेंट सिस्टम हो तो उसके जितनी मोलर गिब्स फ्री एनर्जी होगी वही उसका केमिकल पोटेंशियल होगा। तो वो कह रहा है कि अगर वन कंपोनेंट सिस्टम है तो उसकी गिब्स फ्री एनर्जी और केमिकल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी और केमिकल पोटेंशियल इक्वली होंगे। समझ आ गई इस बात की? इसमें वन कंपोनेंट सिस्टम का मतलब प्योर कंपाउंड है। हाँ, प्योर कंपाउंड है, यानी कि मिक्सचर नहीं है, प्योर कंपाउंड है। तो उसका उसकी जितनी मोलर गिब्स एनर्जी होगी, टोटल गिब्स एनर्जी नहीं, मोलर गिब्स एनर्जी इनकी पर मोल की, तो उसको हम केमिकल पोटेंशियल कहेंगे। न्यू रिफ्लेक्ट द पोटेंशियल ऑफ सब्सटेंस टू अंडरगो अ फिजिकल और केमिकल चेंज इन द सिस्टम। वही बात कह रहा है कि उसमें वर्क की एबिलिटी कितनी होती है। क्वांटिटेटिवली म्यू द मेजर ऑफ दैट पोटेंशियल, ये उस पोटेंशियल की को मेजर कर रहा होता है, पोटेंशियल बता रहा होता है। सेकेंड लॉ स्टेट्स, अब ये पता नहीं किस चीज़ का सेकेंड लॉ है, ना तो फर्स्ट लॉ की बात की है, या तो जिस बुक से सर ने लिया है उधर ये डिस्कस हो रहे थे ये लॉ, अब ये समझ नहीं आ रही है किधर है। लेकिन बात इसमें वही कह रहा है कि I mean, यार इसका तो हाँ यार ये वन कंपोनेंट सिस्टम का मतलब वन फेज सिस्टम होगा या फिर उसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट होगा? यानी कि उसमें कंपोनेंट एक ही हो। अब होमोजीनस मिक्सचर में हो सकते हैं। क्योंकि अभी एक मिनट, अभी हम पढ़ के आए हैं ना ऊपर के, अगर होमोजेनस मिक्सचर हो तो वो वन फेज सिस्टम बन जाता है, लाइक NaCl इन सॉल्यूशन, हम उसको वन फेज कहते हैं। तो क्या उसको हम उसकी गिब्स फ्री एनर्जी एज अ सॉल्यूशन होल नहीं लेंगे? क्या नहीं उसको वन कंपोनेंट सिस्टम नहीं लेंगे? नहीं, वन कंपोनेंट नहीं, उसमें डिफरेंट कंपोनेंट हो सकते हैं होमोजीनस मिक्सचर में, लाजमी मेरा नहीं तो है। यही ख्याल है कि इसको एज अ वही चीज ले रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, इसमें अगर डिफरेंट कंपोनेंट हो सकते हैं, होमोजीनस मिक्सचर में भी हो सकते हैं, सिंगल फेज में भी। ये सिंगल फेज में बिल्कुल हो सकते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स, लेकिन पोटेंशियल तो उसका सेम होगा। हम उसको एज अ सिस्टम वन कंपोनेंट वन सिस्टम लेंगे ना, उसको सिस्टम तो एक होगा हमारे पास। नहीं, हम स्पेसिफाइड हर चीज़ के नंबर ऑफ मोल जिसके डिफरेंट हो, फर्ज करो जो जो हमने लिक्विड लिक्विड लिए हैं, अगर मिक्सर लिक्विड लिक्विड का है तो एक के नंबर ऑफ मोल डिफरेंट हो, एक लिक्विड के दूसरे के डिफरेंट हो, हमने उसका होमोजीनस मिक्सर बना दिया तो वो अपने नंबर ऑफ मोल के हिसाब से अपना पोटेंशियल रखेगा, वो अपने नंबर ऑफ मोल के हिसाब से अपना पोटेंशियल रखेगा, हर एक अपना अलग पोटेंशियल रखेगा। इसका मतलब इसमें दो कंपोनेंट है अलग से। ये प्योर की बात रही लेकिन है। पूरे सॉल्यूशन की गिब्स फ्री एनर्जी सेम होगी ना? पूरे सॉल्यूशन की क्या? जब दोनों के दरमियान इक्विलिब्रियम हो तब सेम रहेगी। पूरे सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी सेम होगी ना उसकी, तो फिर सेम हो जाएगी। अगर बाकी पूरा क्या सिस्टम कमेंट्स एट करते हैं इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे? अगर पूरा सिस्टम एट इक्विलिब्रियम हो तो तब उसकी गिब्स फ्री एनर्जी सेम रहेगी। हाँ, अल्ताफ, हाँ जी। ये कंपोनेंट और फेज ये इसकी समझ नहीं आई। कंपोनेंट मेरे ख्याल में होते हैं कि उसमें जो जो चीज़ें ऐड होती हैं, मिसाल के तौर पर अगर जो दो सेपरेटली लिक्विड लिए हैं उसका मतलब इसमें दो कंपोनेंट थे, जो जिन जिन चीज़ों से अब एक फेज बनी है, सिंगल फेज बनी है, तो वो उस सारे के सारे पार्ट्स तक कह लो, जो भी कह लो, वो उसके कंपोनेंट होंगे। नीचे फेज की कंपोजिशन को हम देखते हैं कि इसमें कितने कौन कौन से कंपोनेंट हैं। अब वो फेज एक ही उस कंपोनेंट पर मुश्तमिल भी हो सकती है, एक से ज़्यादा पर भी हो सकती है मुश्तमिल। फॉर एग्जांपल हमारे पास कापर सल्फेट का सॉल्यूशन है ना, हाँ तो एक होमोजेनस सॉल्यूशन है, तो ये तो सारा एक फेज हुआ। और कंपोनेंट के केस में दो कंपोनेंट्स एज फार एज आई नो इसमें पाए जाते हैं। कॉपर एक कापर सल्फेट का सल्फेट किस में हुआ और सोल्यूशन है? एक वाटर है। एक्वियस सॉल्यूशन वाटर हाँ, में। फिर ये टू तो वाटर कंपोनेंट। एक कंपोनेंट हुआ हाँ और बिल्कुल। ये कापर सल्फेट है। हाँ बिल्कुल। ये ठीक है। हाँ ठीक है। और एज अ होल फेज एक है। हाँ बिल्कुल। आई थिंक इस जगह पे अल्ताफ ठीक है, वन कंपोनेंट सिस्टम और वन फेज सिस्टम में डिफरेंट चीजें हो जाएंगी। वन कंपोनेंट में हम कोई केमिकल की जो कंपोजिशन है वही लेंगे मेरे ख्याल से। तो
तो जी जी, केमिकल कंपोजिशन को आई थिंक आगे देखते चलो। हैं, कंपोनेंट केस में हाँ केमिकल वही कह कंपोजिशन देखते हैं। हाँ at equilibrium the chemical potential of substance is the same throughout a sample regardless of how many phases are present। यानी कि पोटेंशियल सेम रहता है इक्विलिब्रियम पे, चाहे उसमें जितनी फेजेज हों। वही है कि जितने नंबर ऑफ मोल एक फेज से दूसरी फेज में आ रहे होते हैं, जितने उस फेज से दूसरी फेज में भी उतनी जा रहे होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल जब कांस्टेंट रहेंगे तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग उसका पोटेंशियल भी सेम रहेगा। ठीक हो गया। सेकेंड लार्ज क्राइटेरियन ऑफ फेज इक्विलिब्रियम, ये फेज इक्विलिब्रियम का क्राइटेरिया है। Thermodynamic criteria of phase stability. Consider a system in which in which the chemical potential of substance is mu1 at location 1, mu2 at location 2, which may be in same or in different phase। ये सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है दूसरी फेज में। Let dn of the substance is transferred from location 1 to other। एक लोकेशन से dn नंबर ऑफ मोल दूसरी लोकेशन में ट्रांसफर हुए हैं। Then the gives energy of the system changes by minus mu1 dn1 when the material is removed from location 1। लोकेशन 1 में इतनी चेंज आई है, उसमें से ये डिक्रीज हुआ है उसकी गिव्स फ्री एनर्जी में, और लोकेशन 2 में ये एडेड हुआ है mu2 plus mu2 dn when the material is added to the location 2। ओवरऑल चेंज कितनी आई है, दोनों को सम करने से इसकी ओवरऑल चेंज इन एनर्जी ये होगी mu2 माइनस mu1 इंटू dn। अब इसमें अगर हम बात करें कि अगर mu1 ग्रेटर हो mu2 से, तो एज ए होल का आंसर क्या होगा, नेगेटिव में होगा। और ये अगर एज ए होल गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव हो रही है, इनकी डिक्रीज आ रही है, तो इसका मतलब है ये चेंज स्पॉन्टेनियस होगी। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो गिव्स एनर्जी इक्वल टू 0 हो जाएगी, तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है वो 0 हो रही है। और वो इक्वल का क्या मतलब है कि दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में हैं। तो अब ये आ गया कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर दोनों का पोटेंशियल इक्वल होता है। ये बात प्रूव भी हो गई मैथमेटिकली। तो ये इस तरह से नेक्स्ट है कि फेज बाउंड्रीज। फेज बाउंड्रीज वही वैल्यूज होती हैं जिसमें फेज ट्रांजिशन अकर हो रही होती है, जिससे एक साइड पे एक फेज होती है, दूसरे साइड पर दूसरी फेज। A substance characterized by a variety of parameters that can be identified on its phase diagram। फेज डायग्राम की मदद से हम किसी भी सब्सटेंस को कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि the phase rule relates the number of variables that may be changed while the phases of system remain in mutual equilibrium। फेज रूल ये असल में रिलेशनशिप बताता है वेरिएबल्स का आपस में, कि एक वेरिएबल को चेंज करेंगे तो उस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए दूसरा वेरिएबल किस तरह चेंज होगा, ये फेज रूल बताता है। गिव्स फेज रूल डिटरमाइन द जनरल पैटर्न ऑफ फेज डायग्राम। फेज डायग्राम का पैटर्न भी से निकलता है कि कौन सी क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के हिसाब से कैसे चेंज होगी, तो ये फेज डायग्राम जैसे तो होता है। फेज डायग्राम ऑफ प्योर सब्सटेंस शो द रीजन ऑफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर एट विच इट्स वेरियस फेजेस आर थर्मोडायनामिकली स्टेबल। फेज डायग्राम हमें ये बताती है कि स्पेसिफाइड टेम्परेचर या प्रेशर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के फेज डायग्राम ऑफ प्योर सब्सटेंस शो द रीजन ऑफ द प्रेशर and temperature at which its various phases are thermodynamically stable। ये बताता है कि स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर पर उसकी कौन सी फेज स्टेबल होगी। Any two intensive variable may be used, temperature, magnetic field, mole fraction, temperature, pressure, etc। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि टेम्परेचर और प्रेशर के दरमियान ही फेज डायग्राम बनाई जाए। किसी भी दो इंटेंसिव वेरिएबल के दरमियान जो बनाई जा सकती है।
इंटेंसिव वेरिएबल क्या होता है? इंटेंसिव वेरिएबल वो होता है कि जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो। जैसे टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर 1 मोल का भी टेम्परेचर 100 हो सकता है, और उस 2 मोल का भी इस तरह 100 मोल का भी टेम्परेचर हो सकता है। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, तो ये है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसी तरह जो भी प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो उसे हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं या इंटेंसिव वेरिएबल भी कहते हैं। Phase boundary, the lines separating the regions which are called the phase boundaries are coexistence curve show the values of P and T at which two phases coexist in the equilibrium and their chemical potentials are equal. अल्ताफ हाँ जी, यार, ये प्रेशर जो है ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। मतलब अगर हम मास ज्यादा करेंगे अमाउंट, तो उससे तो प्रेशर इंक्रीज नहीं हो जाएगा, ज्यादा नहीं हो जाएगा? ये प्रेशर इस केस में है कि अगर आपने वो उसकी वॉल्यूम कांस्टेंट रखा हुआ है तभी प्रेशर इंक्रीज होगा। अच्छा, आई थिंक अमाउंट ये यानी कि प्रेशर अगर नहीं है, हम प्रेशर मास, यूजुअली नहीं आता इंटेंसिव में। तो फेज डायग्राम में तो प्रेशर को हम रखते हैं और टेम्परेचर को, तो वो यही तो तो फिर एक मैं देख एक्सटेंसिव रहा हो हूँ जाए। शायद इसी सेंस में कह रहे हैं कि जैसे मैंने आपने कहा है कि वॉल्यूम के हिसाब से वॉल्यूम एक होगा तभी प्रेशर इंक्रीज करेगा उससे। अब ये चेक करना एक्सटर्नल पड़ेगा। प्रेशर तो नहीं है, टेम्परेचर और एक्सटर्नल प्रेशर होगा ना, गैस का प्रेशर। ठीक है, नहीं, ठीक। हाँ, बल्कि एक्सटर्नल प्रेशर शायद ये भी हो सकता है। अल्ताफ, मेरा एक क्वेश्चन था यार, ये मुझे एक चीज ये नहीं समझ आ रही ऊपर। हाँ जी, वही बात है, मैं कहा वो ऑडियो खत्म हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन यार, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस किस सेंस में ले रहा है? एक तो हम लेते हैं ना, अगर हम एनर्जी नहीं दे रहे उस सेंस में हम स्पॉन्टेनियस लेते हैं। स्पॉन्टेनियस यानी कि हम फेज जस्ट ट्रांजिशन। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वो उसकी सडन चेंज, स्पॉन्टेनियस चेंज हम कह सकते हैं कि हमने पैरामीटर जो अंडर कंट्रोल है हमारा टेम्परेचर है, हमने सिर्फ टेम्परेचर चेंज किया है उस सिस्टम का, तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया है वो एक फेज से दूसरी फेज में। नहीं, मतलब ये स्पॉन्टेनियस तो ये होता है ना कि एक्सटर्नल एनर्जी ना दे, टेम्परेचर चेंज करें, मतलब हम तो एनर्जी दे रहे हैं, तो इसको हम स्पॉन्टेनियस क्यों कह रहे हैं फिर? अच्छा, आप ये कह रहे हैं, एक मिनट। यार एक बात मैं बताना चाहता हूँ हाँ जी, अल्ताफ भाई। यार मैंने जब बीएससी को पढ़ाया था फिजिकल में, तो वहाँ पे ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया था। उसमें बेसिक क्राइटेरिया ये था कि गिब्स फ्री एनर्जी जो है वही डील करता है फेज ट्रांसफॉर्मेशन को। जिसकी गिब्स फ्री एनर्जी ज्यादा है वो स्पॉन्टेनियसली, जैसा कि आपने अभी आइस का बताया 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लो पे, तो स्पॉन्टेनियसली लिक्विड से आइस बनता जाता है, क्योंकि वाटर का जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो ज्यादा होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, और आइस का कम होता है, तो वो प्रेफर कर रहा है। जबकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाएंगे तो गिब्स फ्री एनर्जी अब आइस का ज्यादा होगा और लिक्विड का कम होगा। इस वजह से आइस के बजाय वो लिक्विड को प्रेफर करेगा। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। आप कह मतलब रहे ये हैं। कहना चाह रहे हैं कि हम वो एनर्जी का कंसेप्ट ना लें, हम ये गिब्स फ्री एनर्जी के रेफरेंस से बताएं, हाँ, स्पॉन्टेनियस और नॉन बेसिक स्पॉन्टेनियस। क्राइटेरिया गिब्स फ्री एनर्जी ही है। ठीक है, ठीक है। ठीक हो गया। नेक्स्ट वो फेज डायग्राम बनी हुई है कि टेम्परेचर और टाइम के दरमियान में पहली है, दूसरी प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान में। टेम्परेचर और टाइम के दरमियान ये है कि अगर ऊपर स्टार्ट करें तो पहली जो लाइन है उस लाइन के राइट साइड पे लिखा हुआ है लिक्विड कूलिंग। लिक्विड को हम कूल करते हैं तो नीचे आकर ये कौन सा टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर, TF फ्रीजिंग टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पर आकर लिक्विड फ्रीज होने लगता है। जहाँ से वो कर्व नीचे जा रही है उस पर सॉलिड फॉर्मेशन होने लग गई है। आगे जब टेम्परेचर डिक्रीज करते जा रहे हैं वो सॉलिड का टेम्परेचर लो हो रहा है, सॉलिड कूलिंग में आ रहा है। इस ट्रांजिशन टेम्परेचर के बाद जो जहाँ पर कर्व सॉलिड कूलिंग वाली कर्व नीचे आ रही है,
ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है, यहाँ से सॉलिड फॉर्मेशन होने लग गई है। आगे टाइम उसको देते जाएंगे तो वो सॉलिड मजीद बनता जाएगा। अब इसके नीचे, इस कर्व के नीचे सॉलिड फॉर्म है, ऊपर लिक्विड है। यही जो बाउंड्री लाइन है, इसके एक साइड पे एक फेज है, दूसरी साइड पे दूसरी फेज है। नेक्स्ट में ये है कि ये ट्रिपल पॉइंट है, इसमें तीनों फेज, एक पॉइंट ऐसा है जिसमें तीनों फेजेस आपस में मीट कर रहे हैं। पहले ऊपर की बात करो तो ये सॉलिड और लिक्विड आपस में इंटरफेस है, और इधर राइट साइड की बात करो तो लिक्विड और वेपर आपस में लिंक कर रहे हैं, और इस तरह सॉलिड और वेपर का भी आपस में लिंक। दरमियान में एक ऐसा पॉइंट है जिसमें तीनों फेजेस की बाउंड्री आपस में टच कर रही है, तो यही ट्रिपल पॉइंट है। तीनों फेजेस इस टेम्परेचर पर और इस प्रेशर पर ये एग्जिस्ट करेंगी। आगे एंड पॉइंट पर एक इधर लिखा हुआ है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट वो होता है कि इसके आगे लिक्विड और वेपर आपस में इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाते हैं, ना तो वो फेज लिक्विड रहती है और ना वो वेपर रहती है, होमोजीनस मिक्सचर सा बन जाता है। तो उधर ना तो वो लिक्विड बाउंड्री रहती है और उधर बाउंड्री सिस्टम खत्म हो जाता है उनका। ना हम कह सकते हैं ये आम से आगे लिक्विड होगा, और ना ही कह सकते हैं कि ये वेपर होगा। उस इंटरफेस को एक और नाम देते हैं स्पेसिफाइड, वो आगे आएगा आई थिंक। इसे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कहते हैं हम। ये क्या होगा? की हो जाइए, तो रोटेट हो गया था। अच्छा, और नेक्स्ट तेरी रोटेशन दी ऐसी थी तासी, सारा मोशन तोड़ता ही मोड़, आखिरी स्लाइड रह गया, मुड़ जेती जेती पढ़ाओ तू की करन लगे हैं। फिर उसके बाद करेक्टरिस्टिक बता रहे हैं, वही है कि लिक्विड वेपर फेज बाउंड्री, लिक्विड वेपर फेज बाउंड्री in the phase diagram shows how vapor pressure of the liquid varies with temperature. अब नीचे वाले जो फेज डायग्राम की बात करें तो लिक्विड और गैस का जो है इंटरफेस, उसमें देखो तो दो एरो लगे हुए हैं। एक तो ब्लू एरो है जो कि गैस से लिक्विड में जा रहा है, ये कंडेंसेशन को शो कर रहा है, और दूसरा रेड एरो जो कि लिक्विड से गैस में आ रहा है, वो वेपराइजेशन को शो कर रहा है। यानी कि ये आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं इस टेम्परेचर पर। इस तरह सॉलिड और वेपर की भी बाउंड्री है। ये सॉलिड गैस में सब्लिमेशन हो रही है, और गैस से ये सॉलिड में डेपोजिशन हो रही है। इसी तरह सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन भी है। ये इक्विलिब्रियम लाइन है जो कि दरमियान वाली, और यही फेज ट्रांजिशन वाली लाइन, जो डार्क ब्लैक लाइन है वो फेज ट्रांसफॉर्मेशन वाली लाइन है। और इसके एंड पे वही क्रिटिकल पॉइंट दिखाया गया है कि वो ऐसा पॉइंट होता है जिसके बाद लिक्विड और गैस की आपस में डिस्टिंग्विश खत्म हो जाती है। अब इसमें बाउंड्रीज कौन सी होंगी? यही बाउंड्रीज है, ये जो ब्लैक लाइन है ना वही जो ब्लैक लाइंस बाउंड्रीज है, है। हाँ, हाँ वही ये बाउंड्रीज है, ठीक। फ्री वेपराइजेशन, condensation of free vaporization throughout the liquid is called boiling. ये तो सारी ब्लैक हैं। कैसे ब्लैक हैं? नजर आ रहा है? सारी ब्लैक हैं, ये तो पूरी लाइनें ब्लैक ही हैं। आपने नोट्स पर तो नहीं देखा? नहीं, इसी में ही देख रहे हैं जो सामने ओपन की हुई है स्लाइड। इस पे सारी ब्लैक ही हैं यार। नहीं नहीं, ब्लू और फिर रेड भी है, आप ये रेड भी। देखें जो फ्रीजिंग और ये जो आपस में अपोजिट एरो जा रहे हैं, उनके अलावा सारी जो नज़र आ रही हैं वो हमारी बाउंड्रीज हैं, जिसके साथ साथ इक्विलिब्रियम और ये लिखा हुआ है। जहाँ ये तीनों मिल रही हैं उसको ट्रिपल पॉइंट कह रहे हैं। फ्री वेपराइजेशन, द कंडीशन ऑफ फ्री वेपराइजेशन थ्रू आउट द लिक्विड इज कॉल्ड बॉइलिंग। ये एक अजीब सी डेफिनेशन मुझे लग रही है बॉइलिंग की, पहले तो पढ़ी नहीं, समझ भी नहीं आ रही। ये शायद ये कह रहा है, मुझे जो समझ आ रही है कि फ्री वेपराइजेशन, अगर वेपराइजेशन, बॉइलिंग तो ऐसे वो होती है कि जब
किसी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए तो उस वक्त बॉयलिंग होती है। अब ये फ्री वेपराइजेशन का क्या सीन है ये मुझे समझ नहीं आ रही थी। अगर किसी को समझ आ रही है तो बता दें, नहीं तो आगे चलते हैं। इसमें ये तो नहीं होगा कि एक्सटर्नल प्रेशर किसी किस्म का एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, जितनी एनर्जी दे रहे हैं तो वो सारी की सारी वेपराइजेशन ही कर रहा है, इस वजह से फ्री वेपराइजेशन कह रहा हूँ। हो सकता है, मुझे इसके बाद नेक्स्ट वही बात कर रहा था, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग टेम्परेचर एट दैट प्रेशर। ये तो वही बात हो गई। Supercritical fluids. Does boiling occur when a liquid is heated in a rigid closed vessel? अगर rigid closed vessel में हम किसी भी fluid को बॉयल हीट करते हैं तो क्या वो बॉयल करेगा? वो नहीं बॉयल करेगा, क्योंकि जब उसका एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से लिंक ही नहीं है, रिजिड क्लोज वेसल में है, तो उसका वेपर प्रेशर बाहर के इक्वल हो भी गया तो उसका इंटरेक्शन जब उसके साथ है भी नहीं तो उसने बॉयल कैसे करना है? No boiling does not occur. Instead, the vapor pressure and hence the density of vapor rises as temperature rises. वेपर प्रेशर बढ़ता है जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, लेकिन जब एक्सटर्नल के साथ लिंक नहीं है तो उसकी बॉइलिंग नहीं स्टार्ट होगी, चाहे वो जितना ज़्यादा है उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज करते हैं। एट द यार सेम उसमें फिर इसका ये लिड जो है वो नहीं है, जो मतलब जिस तरह प्रेशर कुकर की एग्जांपल लेते हैं, वो प्रेशर कुकर में आई थिंक वो कहते नहीं कि प्रेशर रिलीज करते रहते हैं थोड़ा सा, अगर प्रेशर रिलीज ना करें तो वो धमाके के साथ फट जाता है, इस तरह कुछ ब्लास्ट ब्लास्ट। होने का क्या मतलब है फिर? मतलब उसमें वेपराइजेशन तो हो रही है ना उसकी। सुबह यही बात मैं अनस से कह रहा था, वो कह रहा है कि इस तरह नहीं है, वो उसमें वो प्रेशर रिलीज करते हैं इसी वजह से इस तरह कोई चक्कर बता रहा था मुझे, तो वही एग्जांपल देने में आई, लेकिन वो कह रहा है कि इस तरह नहीं है। कि वो उसने यही बात बताई है कि अगर एक्सटर्नल के साथ उसका लिंक होता तभी ये हम उसको तब ये बॉयल करता, और इधर भी यही बात लिखी तो हुई फिर है। बॉइलिंग पॉइंट 120 पे क्यों चला जाता है उसका फिर? यही तो मुझे समझ क्लियर नहीं हो रहा था, लेकिन अब इधर भी तो यही लिखा हुआ है ना, बॉयलिंग अक्कर नहीं होगी, कुछ ये कंफ्यूजन भी है। वो सेम टेम्परेचर पे कह रहा हो शायद, कैसे? मतलब सेम टेम्परेचर पे, या अब देख उसमें ये था ना, ये फर्स्ट ईयर में भी एक क्वेश्चन आया था ना उसमें, जो उसमें बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज हो जाता है प्रेशर कुकर में, हालांकि उसका भी कांटेक्ट तो एक्सटर्नल के साथ है ही नहीं। हाँ ये भी है। अब नेक्स्ट इसमें ये कह रहा है कि जब हम मजीद जब इसको हीट करते हैं ना, एट द सेम नेक्स्ट अगर देखें ना, एट द सेम टाइम द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेज। वो कहता है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसमें से वेपराइज होता है कुछ, तो लिक्विड की डेंसिटी नीचे कम हो रही होती है एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेंशन। तो और ऊपर ये इसी तरह कुछ कह रहा है, मेरे ख्याल में ऊपर इधर वेपर इकट्ठे हो रहे हैं उसमें रिजिड उसमें भी, लेकिन बॉयलिंग का पता नहीं, ये कह रहा है कि बॉयलिंग नहीं होती। अब क्यों नहीं होती, अब ये इसकी रीजन यार वो ये फर्स्ट ईयर में वो कंसेप्ट था ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हाँ लेटेंट यानी पोशीदा, हाँ उसका भी कंसेप्ट था ना, इक्वेशन भी था और बीएससी में। वो तो उसमें ये होता है ना, टेम्परेचर नहीं इंक्रीज हो रहा होता, फेज सारा चेंज हो रहा होता है, तो इस वजह से मतलब वो लेटेंट कहते हैं छुपी हुई होना, तो मतलब उसको हम मैयर नहीं कर सकते उस सेंस में। यार गुलफम आप और सर जब बात कर रहे थे डॉक्टर मंशा, तो पीडब्ल्यूआर में सर ने पूछा कि प्रेशराइजर का क्या रोल है, याद है? हाँ तो हाँ आपने हाँ। कहा कि सर प्रेशर जो है ना मेंटेन करने के लिए और हम्म टेम्परेचर को बढ़ाने से रोकने के लिए। हम्म। नहीं तो टेम्परेचर को उसका नहीं था, उसको बॉइलिंग जो था बॉइलिंग से रोकने के लिए था। हाँ यार इसमें मुझे जो लग रहा है ना, प्रेशर कुकर का एक पॉइंट जो होता है ना, उसमें से गैस हल्की हल्की निकल रही होती है, वही तो मैं एक पे कह तो रहा था वाल्व कि होता है ना, उसका कोई दूसरी साइड से वो एक्सटर्नल निकल से रही तो होती है, लिंक उसका की बात एक्सटर्नल के कर रहा साथ है, कांटेक्ट तो है मेरे ख्याल वही में, शायद इस वजह से बॉइलिंग हो रही। वही शायद इसी प्रेशर की कुकर बात। जो है ना वो फुली क्लोज्ड वेसल नहीं होगा, उसमें थोड़ा बहुत हाँ मैं कांटेक्ट यही होगा। सोच रहा हूँ उसमें, हाँ क्योंकि उसका ना क्योंकि एक यहाँ तो पे होता है ना वाजे जिसके ऊपर लिखा हुआ वाल्व है। होता है, एक वाल्व बिल्कुल। होता है, एक उसके आगे होती है, वहां से हल्की हल्की ना स्टीम निकल रही होती है। हाँ इसीलिए उसका कांटेक्ट है ना एटमॉस्फेयर के साथ। जस्ट ये है कि प्रेशर ठीक इंक्रीज हो है। जाता है क्योंकि मतलब उतना ज्यादा कांटेक्ट नहीं होता, तो क्लोज होने की वजह से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, लेकिन कांटेक्ट होता है। अभी बॉयल कर शायद देता यही है। होगा फिर।
हाँ इधर तो बिल्कुल वो कह रहे हैं ना कि फुल सील्ड है, क्लोज और रिजिड, तो यहाँ पे बिल्कुल कांटेक्ट नहीं होगा एटमॉस्फेयर के साथ। हाँ बिल्कुल, वैसे बाकी तो पूछना तो इसमें वही चाहिए यार बातें हो सर रही से हैं ये कि क्वेश्चन। हाँ बाकी बाकी तो वही इसमें वही बात है। बातें हो रही है कि जब वेपर बनते हैं ऊपर जाकर तो उस वेपर का की डेंसिटी इंक्रीज होती जा रही है जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। नीचे से लिक्विड का की डेंसिटी कम हो रही है, फिर एक स्टेज आती है जब ये दोनों डेंसिटीज आपस में इक्वल हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में ये मतलब दोनों। इसमें ये जस्ट यही कंसेप्ट दे रहा है कि वेपराइजेशन हो रही है लेकिन बॉइलिंग नहीं हो रही। हाँ बिल्कुल। फिर एक हाँ स्टेट इसमें जस्ट ऐसी वेपराइजेशन आती है का कि कंसेप्ट। जिसमें दोनों डेंसिटी जब इक्वल हो जाती है तो फिर डिफरेंस नहीं रहता कि कौन सी बाउंड्री लिक्विड की है और कौन सी बाउंड्री वेपर्स की है या गैस फेज की है, तो ये होमोजीनस हो जाते हैं। तो इसको हम ना तो लिक्विड कह सकते हैं ना ही वो सॉलिड वेपर कह सकते हैं, तो इसको हम दूसरा नाम देते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे और उस प्रेशर जो प्रेशर अब मेंटेन हुआ है उसको हम क्रिटिकल प्रेशर कहेंगे। बाकी मतलब बात। इसमें हम क्लियरली नहीं बता सकते लिक्विड फेज और हाँ सॉलिड फेज डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, हाँ तो इस वजह बिल्कुल से फिर हम जब। बॉइलिंग भी नहीं कह रहे उसको। हाँ, क्रिटिकल टेम्परेचर एट विच द सरफेस डिसअपियर, वही टेम्परेचर जिस पर सरफेस डिसअपियर हो, जिनकी डेंसिटी इक्वल हो गई है वेपर और गैस लिक्विड की, तो अब वो डिस्टिंग्विशिंग सरफेस खत्म हो गई है, तो ये बाउंड्री है लिक्विड की, तो उस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे। वेपर प्रेशर एट द क्रिटिकल टेम्परेचर इज द क्रिटिकल प्रेशर। At and above the critical temperature, a single uniform phase called a supercritical fluid fills the container and an interface no longer exists। वही बात है कि इससे इस पर और इससे आगे वाले टेम्परेचर पर एक सिंगल यूनिफॉर्म फेज बन जाती है, उसको हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड का नाम देते हैं और इंटरफेस खत्म हो जाती है। सो अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर द लिक्विड फेज ऑफ सब्सटेंस डज नॉट एग्जिस्ट। उस पर लिक्विड फेज एग्जिस्ट नहीं करती, हम ये नहीं कह सकते कि इसमें लिक्विड और ये उसकी बाउंड्री है। आगे डायग्राम जैसे नज़र आ रही है कि पहले नीचे लिक्विड शो किया गया है, ऊपर वेपर प्रेशर है। आहिस्ता आहिस्ता उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होता जाता है और वेपर फेज का, और उसकी डेंसिटी इंक्रीज होने लगती है। लिक्विड की डेंसिटी कम होने होते होते जब ये दोनों डेंसिटी इक्वल हो जाती हैं तो लास्ट वाली कंडीशन बन जाती है जिसमें हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन सी बाउंड्री लिक्विड की है और कौन सी बाउंड्री वेपर की है। ठीक हो गया। ठीक है। आगे मेल्टिंग बाकी टेम्परेचर, जी हैं। the temperature at which under a specified pressure the liquid and solid phases of substance coexist in equilibrium। वही मेल्टिंग की बात है कि जहाँ सॉलिड फेज और लिक्विड फेज आपस में इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं उसे मेल्टिंग टेम्परेचर कहते हैं। फ्रीजिंग टेम्परेचर भी वही होता है, बस वो डायरेक्शन अपोजिट होती है कि लिक्विड फेज से जब सॉलिड फेज में आ रहे होते हैं तो वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड और सॉलिड आपस में इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं तो उसे फ्रीजिंग टेम्परेचर कहेंगे। नेक्स्ट है नॉर्मल और स्टैंडर्ड फ्रीजिंग या मेल्टिंग पॉइंट। अभी ये नॉर्मल स्टैंडर्ड इस तरह होते हैं, ये प्रेशर के बेस पे हम नॉर्मल और स्टैंडर्ड कह रहे होते हैं। फ्रीजिंग टेम्परेचर व्हेन द प्रेशर इज 1 atm इज कॉल्ड नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट एंड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन द प्रेशर इज 1 bar। ये अगर 1 atm प्रेशर है तो इसे नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, अगर 1 bar पर ये ट्रांजिशन हो रही है तो इसे स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। The normal and standard freezing point are negligible different for most purposes। इन दो प्रेशर में बहुत सी कम डिफरेंस है तो इसकी फेजेस में दो टेम्परेचर में बहुत कम डिफरेंस होता है। द नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। फ्रीजिंग और मेल्टिंग को हम इंटरचेंजेबली बोलते रहते हैं। There is a set of conditions under which three different phases of substance, typically solid, liquid, and vapor, all simultaneously coexist in equilibrium। अब जैसा कि इस फेज डायग्राम में भी दिखाया गया है कि टेम्परेचर और प्रेशर की ऐसी कंडीशंस भी एग्जिस्ट करती हैं जहाँ पर स्पेसिफिक सब्सटेंस की डिफरेंट फेजेस एग्जिस्ट करती हैं। अब वाटर की बात की जाए तो वाटर में एक ऐसा टेम्परेचर और स्पेसिफाइड प्रेशर है जिसमें उसकी तीनों फेजेस एग्जिस्ट करती हैं, सॉलिड, लिक्विड, वेप और वेपर। तो उस पॉइंट को हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। दीज कंडीशन आर सेटिस्फाइड एट ट्रिपल पॉइंट। इसको हम ट्रिपल पॉइंट का नाम देते हैं वेयर द थ्री फेजेस बाउंड्रीज मीट, जहाँ के ये बाउंड्रीज मिलती हैं। The temperature at the triple point is denoted by T3
ट्रिपल पॉइंट ऑफ प्योर सब्सटेंस इज आउटसाइड आवर कंट्रोल। अब किसी प्योर सब्सटेंस का ट्रिपल पॉइंट हमारे कंट्रोल में नहीं होता। अब इसकी रीज़न ये है कि अब उसके लिए एक सिंगल और डेफिनेट प्रेशर और टेम्परेचर चाहिए होता है किसी भी सब्सटेंस के ट्रिपल पॉइंट के लिए। वो इजीली अटेन तो हो जाता है लेकिन मेंटेन नहीं कर सकते हैं उसको। अब ये मेंटेन इसलिए नहीं कर सकते हैं अगर अगर के दिया हुआ है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर लाइज एट 273.16 केल्विन एंड 611 पास्कल। अब ये स्पेसिफाइड कंडीशन रखेंगे तभी वो ट्रिपल पॉइंट वाली कंडीशन है और तभी वो तीनों फेजेस एग्जिस्ट करेंगी। अब हो सकता है हम जिस टेम्परेचर मेजरमेंट जिससे कर रहे हैं या टेम्परेचर चेंजेस जिससे कर रहे हैं उसमें कोई स्टैंडर्ड डेविएशन हो, उसकी मेजरमेंट में कोई एरर आ सकता है। इसी तरह प्रेशर जैसे मेजर कर रहे हैं या प्रेशर जैसे मेंटेन कर रहे हैं वो भी एग्जैक्टली इसी प्रेशर पर और इसी टेम्परेचर पर लाजमी तो नहीं है कि वो एग्जिस्ट करे। यानी कि अब टेम्परेचर को मेंटेन कर लिया, प्रेशर में अनसर्टेनिटी हो उस पॉइंट पे आने के लिए, तभी वो अटेनेबल नहीं है। तो इसीलिए ये कह रहा है कि ट्रिपल पॉइंट हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होता। ये निकालते कहते हैं कैसे हैं फिर, ये उस कर्व को एक्सटेंड करके निकाला गया है कि ये कर्व आ रही है लिक्विड और वेपर की और इस तरह सॉलिड और लिक्विड की या सॉलिड और वेपर की। जहाँ पर तीनों कर्व मिल रही हैं तो उस पॉइंट को हमने कह दिया है कि ये ट्रिपल पॉइंट होगा। ये तीनों कर्व इस पर मिल रही है तो इस पॉइंट को अगर अटेन कर लिया जाए तो ये तीनों फेज एग्जिस्ट करेंगी, लेकिन इसको अटेन करके कंट्रोल करना ये मुश्किल होता है। कह रहे हैं दिस इनवेरिएंस ऑफ यार इसमें हाँ जी ठीक है सॉरी कैरी करो। This invariance of a triple point is the basis of its use in the definition of thermodynamic temperature scale. वो कहता है इस इनवेरियंस को हम थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, इसकी बात भी मुझे समझ नहीं आई ये क्या कह रहा है। दिस इनवेरियंस ऑफ टेम्परेचर ट्रिपल पॉइंट इज द बेसिस ऑफ इट्स यूज इन द डेफिनेशन ऑफ द थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल। इसी बेस इस इनवेरियंस की बेस पर हम थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल बयान करते हैं या इस तरह कुछ कह रहा है, ये नहीं समझ नहीं आता। द ट्रिपल पॉइंट मार्क्स द लोएस्ट प्रेशर एट विच द लिक्विड फेज ऑफ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट। तो कह रहा है कि ये ट्रिपल पॉइंट वो लोएस्ट प्रेशर है जहाँ पर एक लिक्विड फेज एग्जिस्ट कर रही है। जब जैसे हम अगर इस डायग्राम को देखें तो लिक्विड की जो दोनों बाउंड्रीज हैं वेपर वाली और सॉलिड वाली बाउंड्रीज दोनों इस ट्रिपल पॉइंट तक की हैं, इससे नीचे लिक्विड फेज एग्जिस्ट नहीं करती। यही वो बात कह रहा है कि ये वो पॉइंट है जहाँ ये वो लोएस्ट प्रेशर है जहाँ पर एक लिक्विड फेज एग्जिस्ट कर रही है, इससे नीचे लिक्विड फेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है कि व्हाट इज अपर पॉइंट लिमिट। अपर पॉइंट वही क्रिटिकल पॉइंट है कि जहाँ से आगे लिक्विड और वेपर की बाउंड्री खत्म हो रही है, ठीक है, तो ये अपर लिमिट है आगे। यार इसमें हम ये कह सकते हैं कि ट्रिपल पॉइंट हमेशा क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर तक या उससे नीचे नीचे हो सकता है। ट्रिपल पॉइंट क्या मतलब एक क्रिटिकल टेम्परेचर है ना, ये वो टेम्परेचर होता है जिस पे कोई भी सब्सटेंस लिक्विड एग्जिस्ट कर सकते हैं। हाँ मतलब हम प्रेशर बढ़ाते जाते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते 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 एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें जितना मर्जी प्रेशर बढ़ाओ वो फर्दर फिर लिक्विड नहीं रह सकता। हाँ तो वो बिल्कुल। टेम्परेचर जहां तक वो लिक्विड रह सकते हैं उसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं और उस प्रेशर को क्या कहते हैं, क्रिटिकल प्रेशर। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो क्रिटिकल सॉरी जो ट्रिपलेट पॉइंट होगा वो हमेशा क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर से कम ही होगा। हाँ बिल्कुल, हाँ काम नहीं होता क्योंकि उसके ऊपर तो फिर लिक्विड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, हाँ, क्रिटिकल तो से फिर ऊपर चले ट्रिपल जाए पॉइंट ही तो नहीं हो हाँ सकता। फिर ट्रिपल पॉइंट नहीं हो सकता वो। हाँ, ये मैक्सिमम क्रिटिकल पॉइंट तक जा सकता है और नीचे इस पॉइंट तक आ सकता है। ठीक ठीक हो गया, ये हो गया। इसमें से कुछ बातें जो रह गई हैं क्लियर करने वाली है फिर डिस्कस कर लेंगे। सर से भी ये मेरे ख्याल में क्लियर कर लेंगे, इसमें अभी सर ने भी इसमें नहीं बताया, सर ने भी सिर्फ ये नोट्स दे दिए हैं या खुद से ही करना है सब हमने, सर से पूछ भी नहीं सकते। ये इसके सर लिए एटकिन की बुक पढ़ेंगे। पता नहीं, अभी बुरहान तो एटिकल से देख रहा था मैंने, इसके जस्ट यही पढ़े हैं
अभी तक और अनस्टेबिलिटी को डिस्कस किया था। चलो ठीक है भाई, जिज़ाकल्लाह, नहीं अभी ये शुक्रिया। रिकॉर्डिंग ऑफ करना जरा। एक मिनट ऑफ करने दो।